बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है इसका नाम है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के साथ इसके चंद कंपोनेंट्स को भी डिस्कस करेंगे, जैसे कि न्यूक्लियर इन्वेलप, न्यूक्लियोप्लास्ट, न्यूक्लियोलस और क्रोमोसोम शामिल हैं। न्यूक्लियस इज अ कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल। सेल का कंट्रोल सेंटर जो सेल की तमाम एक्टिविटीज और तमाम प्रॉपर्टीज को कंट्रोल करता है, इसे हम न्यूक्लियस कहते हैं और इसे हम सेल का ब्रेन भी कहते हैं। अगर डिस्कवरी की बात करें तो इसे डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने इन द 1831। अब पोजीशन की अगर बात करें तो मुख्तलिफ सेल के अंदर न्यूक्लियस की पोजीशन मुख्तलिफ होती है। जैसे कि एनिमल सेल के अंदर ये सेंटर के अंदर होते हैं और प्लांट सेल के अंदर ये पेरिफेरल होते हैं। मुख्तलिफ सेल नंबर ऑफ न्यूक्लियस भी मुख्तलिफ रखते हैं। इसी बुनियाद के ऊपर सेल को क्लासिफाई किया गया है। मोनोन्यूक्लिएट सेल ऐसे सेल होते हैं जिनमें सिंगल यानी एक न्यूक्लियस होता है। हमारी बॉडी के अंदर मोनोसाइट और लिम्फोसाइट ये मोनोन्यूक्लिएट हैं। अगर बायन्यूक्लिएट की बात करें तो इसमें दो न्यूक्लियस होते हैं, जैसे कि लिवर सेल। मल्टी न्यूक्लिएट की बात करें, इनमें मल्टीपल न्यूक्लियस होते हैं, जैसे कि मसल सेल्स। अगर न्यूक्लियस के कंपोनेंट की बात करें तो इसमें न्यूक्लियर इन्वेलप, न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस और क्रोमैटिन शामिल हैं। इनमें से हमने कंपोजिशन देखनी है न्यूक्लियोप्लाज्म की। तो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर प्रोटीन्स होती हैं, एंजाइम्स होते हैं, डीएनए और आरएनए पॉलीमरेजेस होते हैं, न्यूक्लियोटाइड शामिल होते हैं, मेटल आयंस और हिस्टोन प्रोटीन्स इसके अंदर शामिल होती हैं। यहाँ पर ये वाला सारा स्ट्रक्चर हमारे पास न्यूक्लियस का है। ये डबल मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनेली है, जिसमें एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है और इन दोनों मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पर लिक्विड पोर्शन होता है सारा। ये लिक्विड पोर्शन न्यूक्लियोप्लाज्म है, जिसकी कंपोजिशन अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस की है। उसके बाद इसमें एक नॉन मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनेली होता है जिसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। क्रोमैटिन मटेरियल जो ब्लू लाइंस की फॉर्म में आपको नजर आ रहा है, ये यहाँ पर मौजूद होता है। उसके बाद इसी न्यूक्लियस के जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है, इसके साथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच है, जिसके ऊपर राइबोसोम होते हैं। आपने याद रखना है, राइबोसोम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ भी अटैच होते हैं और न्यूक्लियर इन्वेलप की जो आउटर मेम्ब्रेन है, इसके साथ भी राइबोसोम अटैच होते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पेशल प्रोटीन, जिसे हम राइबोफोरेन प्रोटीन कहते हैं। तो हमने यहाँ पर देखना है न्यूक्लियर इन्वेलप। इसमें आउटर और इनर मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज करती है और फ्यूज करने के बाद यहाँ पर जो रेडिश आपको नजर आ रही है, ये वाली सारी ओपनिंग्स बनाती हैं। इस ओपनिंग को हम न्यूक्लियोपोर कहते हैं। न्यूक्लियोपोर खास किस्म की प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। इस प्रोटीन को हम न्यूक्लियोपोरन प्रोटीन कहते हैं। अब इन पोर्स का, इन ओपनिंग का फायदा क्या होता है? इससे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है। कुछ मटेरियल इस न्यूक्लियोप्लाज्म से निकलता है और न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाता है और कुछ मटेरियल साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर चला जाता है। जैसे न्यूक्लियस के अंदर डीएनए आरएनए बनाता है, आरएनए इस न्यूक्लियोप्लाज्म से निकलेगा, साइटोप्लाज्म के अंदर चला जाएगा ताकि वहां पर राइबोसोम को मैसेज दे कि सेल के लिए प्रोटीन सिंथेसाइज करे। और यहाँ पर इस साइटोप्लाज्म के अंदर मुख्तलिफ प्रोटीन्स और एंजाइम बनते हैं, जैसे कि डीएनए आरएनए पॉलीमरेसेस, जो कि रेप्लिकेशन के लिए चाहिए होते हैं। ये साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर चले जाते हैं। मुख्तलिफ सेल्स के अंदर न्यूक्लियोपोर की तादाद मुख्तलिफ होती है, जैसे कि एरिथ्रोसाइट या आरबीसीज, इसमें 3 से 4 न्यूक्लियोपोर होंगे और एग सेल के अंदर 30,000 न्यूक्लियोपोर्स होते हैं। उसके बाद अगर न्यूक्लियोलस की बात करें तो ये वाला हमारे पास न्यूक्लियोलस है। ये नॉन मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनेली है। इसके दो मेजर पार्ट्स होते हैं, एक इनर वाला फाइब्रस और दूसरा आउटर, ये जो ग्रेन्यूलर आपको रेडिश नजर आ रहा है। तो बाहर वाले को हम कहते हैं पेरिफेरल ग्रेन्यूलर एरिया, जो कि प्रिकॉशन मॉलिक्यूल है फॉर द राइबोसोमल सब यूनिट। उसके बाद दूसरा ये जो इनर पार्ट है, इसे हम सेंट्रल फाइब्रल एरिया कहते हैं, जिसके अंदर राइबोसोमल आरएनए और राइबोसोमल डीएनए शामिल होता है। अब न्यूक्लियोलस का काम होता है सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम। ये ऐसे कंपोनेंट्स बनाते हैं जो कि असेंबल करते हैं और असेंबल करने के बाद ये राइबोसोम बनाते हैं। इसे राइबोसोम की फैक्ट्री भी हम कहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर क्रोमोसोम की, तो ये हमारे पास थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। ये सारा जो आपको नजर आ रहा है,
ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमोसोम है और ये विजिबल कब होता है? डिवाइडिंग फेज के अंदर। नॉन डिवाइडिंग फेज के अंदर सेल के अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है और ये जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है, ये क्रोमैटिन की फॉर्म में होता है। जैसे ही प्रोफेज आती है तो क्रोमैटिन मटेरियल इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमोसोम के अंदर चेंज हो जाता है। अगर क्रोमोसोम की बात करें तो यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन होती है सेंट्रोमियर, जिसे हम प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं। ये वाली सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन कहलाती है जो कि टीलोमियर्स बनाती है। उसके बाद ये क्रोमैटिड्स हैं जो सेंट्रोमियर के साथ अटैच हैं, ये वाला भी और दो नीचे। चूंकि एक ही सेंट्रोमियर के साथ अटैच हैं तो इन्हें हम सिस्टर क्रोमैटिड्स कहते हैं। उसके बाद ये जो रेडिश लाइन आपको क्रोमैटिड्स के अंदर नजर आ रही हैं, ये डीएनए है जिसके ऊपर जीन्स होती हैं ताकि जेनेटिक मटेरियल ये जीन्स क्या करें, खसूसियात को अगली जनरेशन में लेके जा सकें। यहाँ पर जो आपको पोर्शन नजर आ रहा है ये वाला, ये ब्लू बॉक्स के अंदर, इसे कहते हैं यूक्रोमैटिन। यूक्रोमैटिन के अंदर एक्सप्रेस करने वाली जीन्स होती हैं जो अगली जनरेशन में जाती हैं और ये वाला बाकी पार्ट कहलाता है हेट्रोक्रोमैटिन। अब ये हमारे पास ऐसी जीन्स रखता है जो अगली जनरेशन के अंदर नहीं जाती। उसके बाद नंबर ऑफ स्पीशीज हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं जिनमें क्रोमोसोम की तादाद वेरी करती है। जैसे कि फ्रॉग के अंदर 26, उसके बाद पोटैटो के अंदर 48, पी के अंदर 14 क्रोमोसोम, फ्रूट फ्लाई के अंदर 8 क्रोमोसोम, मैन के अंदर 46 क्रोमोसोम और चिंपैंजी के अंदर 48 क्रोमोसोम होते हैं। यहाँ पर हमने दो वर्ड को डिस्कस किया है, हेट्रोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन। इसे हम बड़ी डिटेल के साथ डीएनए के स्ट्रक्चर के अंदर भी डिस्कस करेंगे। वहाँ पर देखेंगे कि कौन सा कंडेंस पोर्शन होता है और कौन सा अनकंडेंस पोर्शन होता है।